चिंतनशील भारतीय चिंतक श्रृंखला में जो दूसरा जो चिंतक है, वो है आपका अब्दुल फजल। अबुल फजल के बारे में जो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, उसमें अबुल फजल का सामान्य परिचय हम देखेंगे। अबुल फजल का जो साहित्यिक योगदान क्या रहा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अबुल फजल का इतिहास के संदर्भ में मत क्या था? किस प्रकार वो इतिहास को देखते हैं और इतिहास लेखन के बारे में वो क्या बताते हैं, ये सारी बातें हम देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही अबुल फजल के बारे में जो अन्य समकालीन इतिहासकार हैं, वो क्या मत देते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही अबुल फजल और बुंदेल खा ये जो आपके वीर सिंह बुंदेला हैं, उनके बीच में क्या ऐसा इश्यू था, क्या मुद्दा था, जिसकी वजह से वीर सिंह बुंदेला को अबुल फजल की हत्या करनी पड़ी। तो ये 5 जो छोटे टॉपिक हैं, उनके संदर्भ में हम अबुल फजल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सामान्य परिचय जानने से पहले उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, पिता कौन थे, भाई-बहन कितने थे, साहित्यिक योगदान क्या रहा, इनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि अबुल फजल मूल रूप से कहाँ के थे और क्या ऐसी परिस्थितियां हुई कि उनको नागौर में आके बसना पड़ा। किस प्रकार वहां पर प्लेग की बीमारी की वजह से इनके पिता जो है शेख मुबारक, उनको कालांतर में आगरा में शिफ्ट होना पड़ा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनती हैं। देखिए, अबुल फजल इब्न मुबारक, ये अबुल फजल का पूरा नाम है। अबुल फजल का पूरा नाम कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अबुल फजल का पूरा नाम इब्न मुबारक था। ठीक है। इनका संबंध यमन देश, ये भी एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि इनका संबंध कौन से देश से था। यमन देश में एक कबीला है, एक वंश है, सिंधी वंश। सिंधी वंश के शेख मूसा हैं, उनसे इनका संबंध तादम में इतिहासकार स्थापित करते हैं। और जो आईन अकबरी है उसमें भी आपके अबुल फजल ने अपने आप को शेख मूसा का वंशज बताकर गौरवान्वित महसूस करते थे। ठीक है। अबुल फजल के पिता जो हैं शेख मुबारक, इनके पिता का क्या नाम था? शेख मुबारक इनके पिता का नाम था, जो प्रारंभ में राजस्थान राज्य में नागौर में आकर बसे थे। लेकिन कालांतर में यहां पर प्लेग बीमारी हो गई और इस प्लेग बीमारी से अपने सबलिंग्स, भावी सबलिंग्स, क्योंकि अभी उनका फजल और फैजी का जन्म नहीं हुआ था, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कालांतर में अपने परिवार को वो आगरा में शिफ्ट कर देते हैं और वहीं पर 14 जनवरी 1551 को आगरा में अबुल फजल का जन्म यहां पर होता है। 14 जनवरी 1551 को आगरा में अबुल फजल का जन्म होता है। सॉरी। इसके अलावा अब देखते हैं ये सामान्य जो परिचय है कि इसका अबुल फजल का जन्म कब हुआ, पिता का नाम क्या था, ये सामान्य जानकारी भी कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। अबुल फजल का जन्म 14 जनवरी 1551 को आगरा में हुआ था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इनके पिता जो हैं शेख मुबारक, नागौर में जब प्लेग की बीमारी हो गई थी, लोग मरने लगे थे, अकाल की स्थिति हो गई थी, उस समय अपने परिवार को लेकर आगरा में शिफ्ट हो गए थे। तो वहीं पर आगरा में 14 जनवरी 1551 को अबुल फजल का जन्म हुआ था। पिता का नाम शेख मुबारक था। साथ ही शेख मुबारक के 2 पुत्र थे, अब्दुल फजल और फैजी। ठीक है। साथ ही यहां पर कई बार परीक्षा में अबुल फजल के जो गुरु हैं, उनके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इनके जो गुरु थे, पहले गुरु शेख अतान थे और शेख अतान की जो शिक्षाएं हैं, उसके आधार पर अबुल फजल का जो दृष्टिकोण था, वो अंत तक धर्म सहिष्णु बना रहा। ठीक है। इसके अलावा उनके दूसरे जो गुरु थे, उनका नाम था शेख फयाजी। ठीक है। तो 2 गुरु थे उनके जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, शेख अतान और शेख फयाजी। ठीक है। इसके अलावा अबुल फजल की जो प्रमुख रचनाएं हैं, जिनकी वजह से आज हम इतिहास में उनका अध्ययन करते हैं एक चिंतनशील इतिहासकार के रूप में, वो 4 थी। 4 पुस्तकें कौन-कौन सी थी? पहली आपकी अकबरनामा। अकबरनामा के बाद में आईन अकबरी, जो अकबरनामा का ही तीसरा भाग था। तो पहली पुस्तक है अकबरनामा और दूसरी पुस्तक है आईने अकबरी। आईने अकबरी के बारे में आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि आईने अकबरी के लेखन के लिए राज्य के द्वारा इनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई थी अबुल फजल को। ठीक है। अकबरनामा पहली पुस्तक है। दूसरी है आईने अकबरी, और आईने अकबरी के बारे में मैंने आपको बताया कि आईने अकबरी जो है, उसको लेखन के लिए अबुल फजल को राज्य के द्वारा वित्त पोषित किया गया। इसके अलावा तीसरी जो पुस्तक है, वो रुकायत है। ये रुकायत क्या था? अकबर के समय में जब राजकुमार, रानियां इत्यादि जो पत्र लेखन करती थी, उनका संग्रह है इस रुकायत में। ठीक है। इसके अलावा अबुल फजल की एक पुस्तक और है, जो मूल पुस्तक नहीं है, जबकि उसका अनुवाद है, बाइबिल का फारसी अनुवाद जो है,
वो अबुल फजल ने किया था। इस प्रकार 4 पुस्तकें हो गई आपकी, अकबरनामा, आईन अकबरी, रुकायत और बाइबल का फारसी अनुवाद। ठीक है। इसके अलावा कई बार परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में सबसे पहले अबुल फजल किस वर्ष गए थे? तो 1573 में अबुल फजल अकबर के दरबार में गए थे। इसके अलावा ये अबुल फजल का पूरा नाम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये पूरा नाम भी आपको नोट डाउन करके रखना है। अबुल फजल इब्न मुबारक इनका पूरा नाम था। इसके अलावा इनकी मृत्यु की तिथि मृत्यु की तिथि भी कई बार पूछी जाती है। 1551 की 14 जनवरी मकर संक्रांति को इनका जन्म हुआ था आगरा में, और 1602 में वीर सिंह बुंदेला नामक एक बुंदेला सरदार हैं जो आपके जहांगीर शेख सलीम जहांगीर के मित्र हैं, उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या का कारण ये माना जाता है कि चूंकि जो है जहांगीर वो विद्रोह उन्होंने किया था और स्वयं सम्राट बनना चाहते थे, और अबुल फजल जो हैं वो अकबर के वफादार थे, और जहांगीर को ये लगता था कि जब तक अबुल फजल है तब तक उसके सिंहासनारोहण होने में, अर्थात उसका राज तिलक होने में हमेशा बाधा बनी रहेगी। तो जो अबुल फजल है उनको जहांगीर अपने रास्ते का कांटा या बाधा मानते थे। इस वजह से अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला के हाथों 1602 में उनकी हत्या करवा देते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक थोड़ा सा 2-3 स्टेटमेंट आपको और ध्यान रखने हैं। ये जो स्टेटमेंट है, इतिहास विज्ञान का एक अनोखा मोती है। इतिहास विज्ञान का एक अनोखा मोती है। ये कथन है अबुल फजल का इतिहास के संदर्भ में, जो कई बार नेट की परीक्षा में पूछा गया है, और विभिन्न पीएससी जो हैं उनकी जो सहायक आचार्य की इत्यादि या पीएचडी के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें भी ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। इतिहास विज्ञान का एक अनोखा मोती है, ये स्टेटमेंट है आपके अबुल फजल का। ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा स्टेटमेंट है, हिंदू एक ईश्वर की संकल्पना में विश्वास करते हैं। एकेश्वरवाद या एक ईश्वर की जो संकल्पना है उसमें हिंदू विश्वास करते हैं। ये स्टेटमेंट भी आपका अबुल फजल का है। आमतौर पे जितने भी मुस्लिम साहित्यकार हैं वो हिंदुओं के प्रति एक अलग दृष्टिकोण, काफिर वाला दृष्टिकोण और बहुदेववादी, बहुदेव पूजक के रूप में मानते हैं, लेकिन अबुल फजल जो है वो कहते हैं कि हिंदू एकेश्वरवाद या एक ईश्वर की संकल्पना में विश्वास करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी आपका अबुल फजल का है। ठीक है। इसके अलावा 2 स्टेटमेंट आपको और ध्यान रखने हैं जो अबुल फजल के बारे में अन्य इतिहासकारों ने कहा है। देखिए, एक तो एचएस जैरेट का जो स्टेटमेंट है वो परीक्षा में पूछा गया है, आईने अकबरी इस योग्य है कि प्रवृत्ति पीढ़ियां इसका अध्ययन करें। अर्थात अबुल फजल की जो कृति है, सेकंड बुक है आईने अकबरी, उसको महत्व दिया है और उनके उसके लिए कहा है कि आईने अकबरी इस योग्य है कि प्रवृत्ति पीढ़ियां इसका अध्ययन करें। ठीक है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट है आपकी सिद्दीकी का। उन्होंने कहा है कि इन कमजोर क्षणों में अबुल फजल के सानिध्य में रहना सचमुच बहुत कष्टकारी हो जाता है। तो ये किसी विशेष परिस्थिति के संदर्भ में इन्होंने ये स्टेटमेंट कहा होगा। तो ये सिद्दीकी का ये स्टेटमेंट है, और एचएस जैरेट का स्टेटमेंट है कि प्रवृत्ति पीढ़ियां इसका अध्ययन करें, आईने अकबरी का। तो ये 2 स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इस प्रकार साथियों, जो आपका अबुल फजल है, अबुल फजल के बारे में ये छोटी सी एक इंफॉर्मेशन थी। इसके आगे हम बात करेंगे आपके दूसरा जो आरसी मजूमदार 1888 में इनका जन्म हुआ था, मजूमदार के बारे में हम अध्ययन करेंगे।